नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक शपथ यहाँ पे लीजिए कि एक इंडिविजुअल इस जो है चैनल को 15 लोगों तक सब शेयर करेगा अभी तुरंत, ताकि मैक्सिमम जो है ऑफिसर कनेक्ट हो सके और एक इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा पाए, ताकि एग्जाम में उनको फायदा हो। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेहतरीन सेशन के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। अपना राइट आंसर पुट करें और अगर आप कहीं गलत होते हैं तो रैशनल को सुने, ध्यान से समझें और उसके बाद में अपने आप को करेक्ट कीजिए। करेक्ट आंसर देना ना भूले। क्यों? ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, सही दिशा में सोचना और टाइम पे दिमाग की बत्ती का जलना। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। The question asking, due to release of adrenocortical steroid by stress in patients who have undergone extensive prolonged surgery are likely to develop depletion of इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंसेस से क्वेश्चन है। एड्रीनोकोर्टिकल स्टीरॉइड जो है उसके रिलीज होने की वजह से मरीज स्ट्रेस में है, उसमें एड्रीनोकोर्टिकल स्टीरॉइड जो है वो रिलीज हुआ है। उसके रिलीज होने की वजह से जो मरीज प्रोलॉन्ग सर्जरी में है उसमें एक्सटेंसिव जो है सर्जरी में लंबा टाइम लगा है, एक्सटेंसिव टाइम पीरियड लगा है, तो उसमें क्या डेवलप होने की संभावना है? किस चीज का डिप्लीशन? डिप्लीशन वर्ड का यहाँ पे मतलब है कमी, है ना, लेस। तो किस चीज की कमी होने की संभावना होती है? एड्रीनोकोर्टिकल स्टेरॉइड के रिलीज होने से। स्ट्रेस है, स्ट्रेस किसका है? प्रोलॉन्ग सर्जरी की वजह से मरीज की बॉडी स्ट्रेस में, एड्रीनोकोर्टिकल स्टेरॉइड रिलीज हुए, क्या चीज डिप्लीट होएगी? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। फटाफट से जवाब लिखिएगा, वेरी गुड। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, और स्ट्रेस का रीजन है सर्जरी, और सर्जरी के प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से रिलीज हो रहा है एड्रीनोकोर्टिकल स्टेरॉइड। और जब एड्रीनोकोर्टिकल स्टेरॉइड रिलीज होता है तो वहां पे जिस इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, वेरी गुड, इट्स पोटेशियम। वेरी गुड, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पोटेशियम जो है उसकी क्या हो जाती है? डेफिशिट हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, और उसका कारण होता है डिप्लीशन हो जाता है, उसका कारण होता है प्रोलॉन्ग सर्जरी, स्ट्रेस, एडिनोकोर्टिकल स्टेरॉइड का रिलीज होना। तो सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड यहाँ पे खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है पोटेशियम, जिसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ब्लड के अंदर। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल 3.5 टू 5.1 मिलीकुलैंट पर लीटर होता है, और इसकी अगर कमी हो जाती है, मतलब ये लेस देन 3.5 हो जाता है, कंडीशन हाइपोकैलीमिया कहलाती है, हाइपोकैलीमिया। और हाइपोकैलीमिया के कारण इंटेस्टाइन की मोटिलिटी स्टेबल नहीं हो पाती है, मसल में सीवियर मस्कुलर वीकनेस वहां पे देखने को मिलती है, पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। When we instructing a group of voluntary nurses on the technique of administering the BCG vaccine, BCG वैक्सीन जो है उसके एडमिनिस्टर करने की टेक्निक के बारे में हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी वॉलंटियर ग्रुप को। व्हाट मेथड शुड द नर्स टीच द ग्रुप टू एडमिनिस्टर द वैक्सीन करेक्टली? क्या मेथड टीच किया जाएगा ग्रुप को वैक्सीन को करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? पहला लिखा हुआ है जेड ट्रैक इंजेक्शन, सेकंड वन है इंट्रावीनस इंजेक्शन, थर्ड वन है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और फोर्थ वन है इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी रिपीट हुआ है और हमने भी इसको कई बार डिस्कस किया है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंट्राडर्मल। बीसीजी एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जिसको इंट्राडर्मली दिया जाता है। इंट्राडर्मल जो है एपिडर्मिस और डर्मिस, स्किन की दो लेयर होती है, वन इज एपिडर्मिस और सेकंड वन इज डर्मिस, उसके बीच में अगर हम किसी भी ड्रग को पुट करते हैं उस रूट को इंट्राडर्मल रूट के नाम से जानते हैं। इंट्राडर्मल बीसीजी के अलावा मोन्टॉक्स टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा किसी भी एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल एजेंट को देने से पहले एएसटी जो है वो इंट्राडर्मल ही की जाती है। इंट्राडर्मल के अंदर
सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ डाली गई ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत न के बराबर जाती है ना, उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो न के बराबर होता है, बहुत स्लो ये एक्ट करती है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, है ना, जिससे बॉडी में नुकसान होने की संभावनाएं मिनिमाइज हो जाती है। बीसीजी का वैक्सीन लेफ्ट साइड की अपर आर्म के ऊपर इंट्राडर्मली लगाया जाता है और 0.05 ml इसकी डोज होती है एट बर्थ, और आफ्टर 1 मंथ जो है वो 0.1 ml इसकी डोज होती है। तो ये बीसीजी का वैक्सीन है जो हमेशा इंट्राडर्मली लगता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? डी, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल करेक्ट आंसर है डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ए क्लाइंट इज शेड्यूल to receive phenytoin 100 milligram orally at 6 p.m. but is having difficulty in swallowing capsule। एक मरीज है जिसको शेड्यूल किया गया कि उसको 100 मिलीग्राम फेनिटोइन जो है वो ओरली देना था 6 पीएम के ऊपर, लेकिन मरीज जो है उसको क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है स्वेलोइंग के अंदर कि वो कैप्सूल को स्वेलो नहीं कर सकता। क्या करेंगे आप? ऑप्शन लिखा हुआ है, ओपन द कैप्सूल एंड स्प्रिंकल द पाउडर इन ए कप ऑफ वाटर। कैप्सूल को ओपन करेंगे, उसके अंदर का जो पाउडर है उसको कप के अंदर, कप ऑफ वाटर के अंदर घोल देंगे और उसके बाद में दे देंगे। सेकंड वन है, इंसर्ट ए रेक्टल सपोजिटरी कंटेनिंग 100 मिलीग्राम ऑफ फेनिटोइन। एक रेक्टल सपोजिटरी के थ्रू 100 मिलीग्राम फेनिटोइन जो है उसको इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, एडमिनिस्टर 4 ml ऑफ फेनिटोइन सस्पेंशन कंटेनिंग 125 mg पर 5 ml। 4 ml फेनिटोइन पिला देंगे जिसमें 125 mg 5 ml के अंदर जो है फेनिटोइन का अमाउंट है वो 4 ml पिला देंगे। और लास्ट है, ऑब्टेन ए चेंज इन द प्रिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू अलाउ आईएम एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूट है उस रूट से दूसरे रूट, मतलब एंट्रल रूट नहीं हो पा रहा है, स्वेलो नहीं कर पा रहा है, तो हम इंट्रामस्कुलर फेनिटोइन को क्या कर देंगे, एडमिनिस्टर कर देंगे। चार ऑप्शन है, चार तरीके आपको बताए इन्होंने। कप के द्वारा पानी में घोल के उसको दे देंगे, सपोजिटरी फॉर्म में दे देंगे, सिरप फॉर्म में दे देंगे, या हम जो है रूट चेंज करके उसको इंट्रा मस्कुलर दे देंगे। क्या तरीका आप काम में लेंगे, क्या अल्टरनेट तरीका काम में लेंगे? कुछ लोगों ने डी जवाब देना प्रीफर किया है, आईएम दे देंगे। खोटा जवाब है, डी यहाँ पे नहीं करेंगे अपन। ए भी सही नहीं है, किसी भी कैप्सूल फॉर्म की दवाई के स्प्रिंगल्स को डिसॉल्व करके नहीं दिया जा सकता, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सपोजिटरी फॉर्म के अंदर 100 मिलीग्राम फेनिटोइन देने का तरीका से पहले जो अल्टरनेट तरीका रहेगा वो आंसर सी है, हम उसको सस्पेंशन फॉर्म में देंगे। देखिएगा क्वेश्चन है, लिखा है कि डिफिकल्टी हो रही है और क्या चीज स्वेलो करने में, कैप्सूल को स्वेलो करने में डिफिकल्टी है, तो कैप्सूल नहीं, हम सिरप फॉर्म में दे देंगे। अगर भाई कैप्सूल को स्वेलो नहीं कर सकता तो दूसरा तरीका तो होता है कैप्सूल को घोल के दो, पर कैप्सूल को अगर घोलेंगे, स्प्रिकल्स आप बाहर निकाल देते हैं तो गैस्ट्रिक पीएच पे वो जो दवाई है वो डेस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये आप तरीका काम में नहीं ले सकते। तो अगला अच्छा तरीका क्या रहेगा, सिरप फॉर्म के अंदर दे दो, हमें उसी रूट से देना है, हमें ओरली ही देना है, लेकिन कैप्सूल को स्वेलो करने में प्रॉब्लम है तो सिरप फॉर्म में पहले दो। हाँ, अगर सब रेक्टल रूट दे रहे हो या आईएम दे रहे हो, ये रूट ही चेंज कर दिया आपने, तो रूट को चेंज करना पहला अल्टरनेट तरीका नहीं है। फर्स्ट अल्टरनेट मेथड ये होता है कि सेम रूट से किसी और फॉर्म में मेडिसिन दो, तो सेम रूट से और फॉर्म हमारा क्या रहेगा, ओरल फॉर्म के अंदर हम दे देंगे। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4 ml ऑफ फेनिटोइन सस्पेंशन दैट कंटेनिंग 125 ml पर 5 ml। तो 5 ml में 125 है तो 4 ml में 100 mg, और 100 mg हमें देना था ओरली, है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। Which sign or symptom typically occur early in the development of multiple sclerosis? Multiple sclerosis बीमारी जो होती है वो माइलिन शीथ के डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है ना, किसी भी ऑटो इम्यून प्रोसेस से माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होता है, और ये माइलिन शीथ जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है, तो बीमारी का नाम बनता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब एक पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है और उस मरीज में यहाँ पे पूछा गया है अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। ऑप्शन है डिप्लोपिया, ग्रिप, पैरालिसिस और डिमेंशिया। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। अर्ली साइन पूछा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, फटाफट से जवाब लिखिएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा? बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है, कुछ लोगों ने खोटे जवाब भी दिए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, देखिएगा अर्ली साइन जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी का जो अर्ली साइन है
है ना। जो अर्ली साइन है वो साइन हमेशा रहता है स्लर्ड स्पीच। पहला साइन तो क्या रहता है, स्लर्ड स्पीच, जिसको स्कैनिंग ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। स्लर्ड स्पीच एक साइन रहता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का फर्स्ट साइन है स्लर्ड स्पीच, और स्लर्ड स्पीच के साथ में वहां पे देखने को मिलता है डिप्लोपिया, जो कि ऑप्शन ए के अंदर डबल विजन हो जाता है। तो अर्ली साइन में स्लर्ड स्पीच और डिप्लोपिया देखने को मिलता है। ग्रिप जो है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बिल्कुल नहीं है, ये न्यूरोसिस और साइकोसिस से संबंधित है। पैरालिसिस जो है वो लेट साइन के अंदर आएगा, है ना। पैरालिसिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है लेकिन लेट साइन के अंदर आएगा। और डिप्रेशन और शॉर्ट स्पान और इसके अलावा डिमेंशिया जो है वो बहुत रेयरली होता है इस बीमारी के साथ में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ए डिप्लोपिया। स्लर्ड स्पीच और डिप्लोपिया इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें माइलिन शीथ जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ जो होती है उसका डिस्ट्रक्शन होता है तो बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होता है तो बीमारी होती है गुलेनबेरी सिंड्रोम। ये दो बीमारी नर्वस सिस्टम की है, माइलिन शीथ के डेस्ट्रॉय होने की वजह से होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आती है। और उनके माइलिन शीथ जो होती है, माइलिन शीथ, उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और गुलेनबेरी सिंड्रोम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। Which of the following medication order is immediately and once only administered? क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा मेडिकेशन ऑर्डर जो है उसके अंदर दवाई जो होती है उसको इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर करते हैं। इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर, कौन सा मेडिकेशन ऑर्डर है? प्रन, स्टेट, सिंगल, स्टैंडिंग। चार ऑर्डर यहाँ पे लिखे हुए, प्रन ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर और स्टैंडिंग ऑर्डर। कौन सा मेडिकेशन ऑर्डर जिसमें ड्रग्स जो है वो इमीडिएटली और वंस ओनली एडमिनिस्टर करते हैं? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मेडिकेशन ऑर्डर इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टेट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होता है वो? स्टेट ऑर्डर। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। इज नॉट ए सिंगल ऑर्डर, इट्स नॉट स्टैंडिंग ऑर्डर, इट्स नॉट प्रन। इसको क्या बोला जाता है? स्टेट ऑर्डर। बी इज द करेक्ट वन, है ना। वंस इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, स्टेट ऑर्डर। नेक्स्ट है पेशेंट रिकॉल स्मेलिंग एन अनप्लीजेंट ऑर्डर बिफोर हिज सीजर, विच टर्म डेस्क्राइब दिस सिम्टम? एक मरीज है जिसको सीजर आने से पहले स्मेल हो रही है, अनप्लीजेंट ऑर्डर वाली स्मेल आ रही है सीजर से पहले, तो इसको किस टर्म से हम डेस्क्राइब करते हैं? ये जो सिम्टम है स्मेलिंग और अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसको किस सिम्टम से डिनोट करते हैं? ऑप्शन है एटोनिक सीजर, ओरा, इक्टरस और पोस्ट इक्टल एक्सपीरियंस। वेरी गुड, वेरी गुड। सीजर, सीजर जो होता है अगेन नर्वस सिस्टम की बीमारी है जिसके अंदर अबनॉर्मल एक्सेसिव इंपल्सेज का जनरेशन होता है ब्रेन के अंदर, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ अबनॉर्मल मोटर मूवमेंट, अबनॉर्मल सेंसरी परसेप्शन या अबनॉर्मल साइकोमोटर एक्ट देखने को मिलते हैं, उसको सीजर के नाम से जानते हैं। इस सीजर के आने से पहले यहाँ के क्या पूछा है? पेशेंट रिकॉल स्मेलिंग एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर बिफोर हिज सीजर। तो सीजर के आने से पहले अगर अनप्लीजेंट स्मेलिंग स्मेल हो रही है वहां पे, और पेशेंट जो है उसको अनप्लीजेंट ऑर्डर अगर फील हो रही है सीजर के आने से पहले, बिफोर सीजर, तो बिफोर सीजर एक्ट होता है। बहुत बढ़िया, ओरा। इसको क्या बोलते हैं? ओरा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, सीजर के होने से पहले। सीजर के होने से पहले ओरा जो होता है वो एक कुछ मरीजों के अंदर सीजर में एक वार्निंग साइन है। ज्यादातर ये पार्शियल सीजर के अंदर देखने को मिलता है, सीजर से पहले का वार्निंग साइन, जिसमें पेशेंट एक्सपीरियंसिंग करता है सर्टेन स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल, या कुछ विजन लाइक फ्लैशिंग ऑफ लाइट और इस तरीके के सेंसेशन मरीज को होते हैं। इसको ओरा कहते हैं। ये सेंसरी परसेप्शन होता है बिफोर सीजर, प्री सेंसरी परसेप्शन इज नोन एज ओरा। एटोनिक सीजर जो है वो सीजर का एक टाइप है जिसके अंदर मसल की टोन जो होती है वो अब्रप्टली लॉस हो जाती है, और मरीज जो होता है उसमें ड्रॉप अटैक आता है ना। सडनली मसल की टोन जो है वो लॉस हो जाती है और मरीज में ड्रॉप अटैक होता है, मरीज जो है वो गिर जाता है जमीन के ऊपर। इसको एटोनिक सीजर कहते हैं। इक्टेरस जो होता है वो जोंडिस का दूसरा नाम है। जोंडिस जो होता है उसका दूसरा नाम है इक्टेरस। ये सीजर से संबंधित नहीं है। जोंडिस को बोला जाता है इक्टेरस, है ना। कर्निक्टस आपने सुना होगा जब जोंडिस ब्रेन को अफेक्ट करता है। और पोस्ट इक्टल एक्सपीरियंसिंग जो होता है
वो नहीं होता है। पोस्ट इक्टल कंडीशन के अंदर मरीज जो होता है वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है ना, थोड़ा फैटिग हो जाता है, थोड़ा सोमनोलेंट होता है, नींद आती है उसको पोस्ट इक्टल फेज के अंदर, है ना। मरीज थोड़ा सा क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है ना, वो थोड़ा फैटिग हो जाता है और वो स्लीपी फील करता है, उसको हम सोमनेलिज्म कहते हैं, सोमनेलिज्म। तो सोमनेलिज्म या सोमनोलेंट भी बोल सकते हैं, ये फील करता है मरीज पोस्ट इक्टल। तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है, ये किसको डिस्क्राइब करती है, ओरा को। ये एटोनिक सीजर, इक्टरस या पोस्ट इक्टल एक्सपीरियंसिंग नहीं है। तो बी इज द करेक्ट वन। When we administer an intravenous solution of 0.45% sodium chloride with respect to human blood cell, to which category of fluid does this solution belong? ना ब्लड से कंपेयर करते हैं अपन, तो किस तरीके का सॉल्यूशन है 0.45% सोडियम क्लोराइड। देखिएगा ऑस्मोलैरिटी के आधार पे, है ना, ऑस्मोलैरिटी के आधार पे, ऑस्मोलैरिटी होती है अपने बॉडी के अंदर फ्लूइड की, और नॉर्मल इसकी वैल्यू जो होती है वो लगभग 290, है ना, 290। ऐसे नॉर्मली हम 300 के आसपास मिली एम ऑस्मोल पर लीटर बोलते हैं, ये ऑस्मोलैरिटी होती है। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू की हम बात करें तो वो 287 होती है, पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये ऑस्मोलैरिटी होती है 290 टू 300 एम ऑस्मोल पर लीटर, ऑस्मोलैरिटी है बॉडी के अंदर। ये जो ऑस्मोलैरिटी है उसके इक्वल अगर कोई फ्लूइड होता है तो उसको आइसोटोनिक सेलाइन कहते हैं। आइसोटोनिक मतलब जो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी है, जो बॉडी में फ्लूइड की कंसंट्रेशन है उसके इक्वल वाला फ्लूइड है। अगर उससे कम होता है फ्लूइड का कंसंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी, तो उसको हाइपोटोनिक के नाम से जानते हैं। और अगर उससे ज्यादा होता है तो उसको हाइपरटोनिक के नाम से जानते हैं, हाइपरटोनिक। जितने भी फ्लूइड्स होते हैं एक्सटर्नली जो हम काम में लेते हैं किसी भी मरीज को इंट्राविनसली, उसमें आइसोटोनिक फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर 0.9% नॉर्मल सलाइन आता है। अब अगर नॉर्मल सलाइन 0.9% से कम है ना, कम है, लेस देन 0.9% है, जैसे 0.45% है, तो ये नॉर्मल सलाइन हाइपो के अंदर आएगा। और 0.9 से ज्यादा है, मान लो 3% नॉर्मल सलाइन है, तो ये हाइपरटोनिक के अंदर आएगा। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक टोन के आधार पे, ऑस्मोलैरिटी के आधार पे, 0.9%। इसके अलावा 0.45, 0.225, ये जितने भी परसेंटेज वैल्यू होती है, हाफ एनएस, 1/3 एनएस, ये सारी हाइपोटोनिक के अंदर आएगी। आइसोटोनिक के अंदर 0.9% नॉर्मल सलाइन के अलावा 5% डेक्सट्रोज आता है और रिंगर लैक्टेट आता है। अब डेक्सट्रोज 5% से कम है तो हाइपो है, 5% से ज्यादा है जैसे 10%, 25%, तो ये हाइपरटोनिक सलाइन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा 0.45% एनएस किस में आएगा, तो 45% आप देख पा रहे हो हमने किस में लिखा है, हाइपोटोनिक के अंदर। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में ये फ्लूइड आते हैं, और इससे ज्यादा वाले, है ना, 25% डेक्सट्रोज या 20% मैनिटोल, ये जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो किस में आते हैं, हाइपोटोनिक में। फ्लूइड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी डिटेल से हम पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन जब हम पढ़ते हैं फ्लूइड को पूरा हम पढ़ते हैं, अलग अलग कैटेगरीज पढ़ते हैं, क्यों इसको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक कहते हैं, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, टोन कैसे डिसाइड होती है, इंट्रावीनस फ्लूइड क्या होता है, इंटरस्टिशियल क्या होता है, इंट्रासेल्युलर क्या होता है, ये ऑस्मोलैरिटी सेल के अंदर काउंट होती है, सेल के बाहर काउंट होती है, या प्लाज्मा की काउंट होती है, सेल की ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, प्लाज्मा की क्या होती है, इसके अलावा जो है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी में क्या फर्क होता है, इन फ्लूइड को अगर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं मरीज को डिहाइड्रेशन होता है तो कौन सा फ्लूइड डिहाइड्रेशन में प्रिपेयर होता है, कौन सा हाइड्रेशन करेक्ट होने पे काम में लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जब हम डिटेल वीडियो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं तब डेफिनेटली हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, और ये हम तब पढ़ेंगे जब ये रेगुलर क्लासेज ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, कोरोना काल खत्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम इन सारे कंसेप्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। और एक बार जब हम बेस को क्लियर करते हैं, बेसिक चीजों से हम पढ़ते हैं, तो हम किसी भी क्वेश्चन के जवाब देने के काबिल बन जाते हैं। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि अगर आपका बेस क्लियर है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अपने बेस को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है हर एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, असेसमेंट का पर्पज क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ असेसमेंट। किसी भी मरीज का आप असेसमेंट कर रहे हो उसका मेन पर्पज, ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट, एस्टेब्लिश ए डाटाबेस कंसर्निंग द क्लाइंट।
सेकंड वन है टीच द क्लाइंट अबाउट हिज या हर हेल्थ। थर्ड वन है इम्प्लीमेंट नर्सिंग केयर। फोर्थ वन है डेलीगेट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी मरीज का असेसमेंट का पर्पज क्या है? डाटाबेस कंसर्निंग द क्लाइंट, क्लाइंट को हेल्थ के बारे में टीच करना, नर्सिंग केयर इंप्लीमेंट करना है हमें, या डेलीगेट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सी यहाँ पे बिल्कुल खोटा जवाब है, सी जवाब नहीं है, सी जवाब नहीं है, नहीं है, डी खोटा जवाब है। करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए। स्टेब्लिश ए डाटाबेस कंसर्निंग द क्लाइंट। देखोगा असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं हम असेसमेंट के अंदर, डाटा गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं मरीज के फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में, साइकोलॉजिकल स्टेटस के बारे में, सोशियोलॉजिकल स्टेटस के बारे में, स्पिरिचुअल स्टेटस के बारे में, है ना, डाटा कलेक्ट करते हैं तो स्टेब्लिश करते हैं डाटाबेस कंसर्निंग अबाउट दी क्लाइंट। ये असेसमेंट का पर्पज होता है, मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट, स्टेब्लिश ए डाटाबेस कंसर्निंग द क्लाइंट। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, असेसमेंट का पर्पज है डाटाबेस कंसर्निंग स्टेब्लिश करना। बहुत अच्छे, वेरी गुड। द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडोलसेंट, क्वेश्चन ने पूछा है लीडिंग कॉज बताइए डेथ का, और किसके अंदर? एडोलसेंट के अंदर। एडोलसेंट एज जिसको हम टीन एज के नाम से जानते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये टीन एज जो है वो एडोलसेंट एज है, उसमें डेथ का लीडिंग कॉज पूछा है। ऑप्शन है होमिसाइड, सब्सटेंस अब्यूज, एक्सीडेंट्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। एडोलसेंट में डेथ का लीडिंग कॉज, बहुत अच्छे, वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। होमिसाइड का मतलब तो होता है जो कीटनाशक होते हैं घर में वो, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग अब्यूज, एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और ईटिंग डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एडोलसेंट एज, टीन एज, एक्सीडेंट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। हम वहां पे पढ़ते हैं एडोलसेंट में डेथ का लीडिंग कॉज जो है वो किसको माना जाता है? एक्सीडेंट्स को, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, है ना। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनकंट्रोल्ड स्पीड ऑफ द व्हीकल, धूम मचा ले, ये प्रॉब्लम एडोलसेंट एज के अंदर होती है, और उस धूम मचाने के चक्कर में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक कॉमन रीजन होता है। विदाउट ट्रैफिक रूल फॉलो किए हुए, विदाउट यूज ऑफ हेलमेट, जब कोई इंडिविजुअल फॉल होता है फ्रॉम टू व्हीलर, बाइक और समथिंग एल्स, तो उसकी वजह से हेड इंजुरी, और हेड इंजुरी से आईसीपी, और आईसीपी से जो है कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। तो ये बहुत मेजर इश्यू रहते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डेथ का एडोलसेंट एज के अंदर। द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, सीडीसी रिकमेंडेशन जो है उसके अनुसार रिप्लेसिंग साइट शुड अकर एट लीस्ट एवरी, साइट का रिप्लेसमेंट करना होता है 72 टू 96 आवर्स, 48 टू 72 आवर्स, 24 टू 48 आवर्स, और 48 आवर्स। साइट रिप्लेसिंग का यहाँ पे मतलब है, रिप्लेसिंग साइट का मतलब होता है इंट्रावीनस साइट, आईवी साइट जो कैनुला रहता है उसकी जगह का चेंज करना, उसको रिप्लेस करना, है ना, वो पहले जिस जगह पे उसकी जगह दूसरी जगह पे उसको लगाना। साइट का रिप्लेसमेंट कितने टाइम में करना होता है? सी बिल्कुल खोटा जवाब है, 24 48 आवर्स बहुत मिनिमम टाइम पीरियड है, 48 आवर्स भी नहीं होगा, 48 टू 72 आवर्स भी नहीं होगा, ये सारे टाइम पीरियड कम है। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है, 72 टू 96 आवर्स, है ना। साइट का रिप्लेसमेंट जो है हर 72 से 96 घंटे बाद में आप आईवी साइट को क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। एज ए सेफ्टी अलर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में, नर्स इज अवेयर द फॉलोइंग मेडिकेशन नेवर एवर गिवन डायरेक्टली आईवी, सीधा आईवी कौन सी दवाई को कभी भी नहीं देना होता है? पोटेशियम क्लोराइड, लेसिक्स, डेक्सट्रोज, कैल्शियम ग्लूकोनेट। फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैक्सिमम लोग ने ठीक तरीके से क्वेश्चन को पहचाना है। कौन सी दवाई डायरेक्ट आईवी पुश नहीं करते हैं? इसका बहुत बढ़िया आंसर है ए, पोटेशियम क्लोराइड। कोई भी जिंदगी की ऐसी कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसे सर्कमटेंसेस नहीं है, कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता है जब आपको कैसियल पोटेशियम क्लोराइड जो है वो डायरेक्ट देना होता है। ये डायरेक्ट देने से बहुत ज्यादा फैटल कंडीशन पैदा करता है, ये कार्डियक अरेस्ट करता है डायरेक्ट। पोटेशियम कैसियल नेवर एवर, जिंदगी में कभी भी इस दवाई को डायरेक्ट आईवी पुश किसी भी मरीज में किसी भी सिचुएशन में नहीं करते हैं। लेसिक्स, डेक्सट्रोज और कैल्शियम ग्लूकोनेट को डायरेक्ट आईवी पुश किया जा सकता है,
और पोटेशियम को हमेशा डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर और उसके बाद में मरीज को दिया जाता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। A client who smokes 2 पैक of cigarette per day is most at risk post operatively। डेली का स्मोकिंग करता है और 2 पैक सिगरेट पीता है, तो किस चीज की रिस्क के ऊपर है? पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में, मरीज का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद में क्या होने की संभावना होती है इस तरीके के मरीज के अंदर? ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, इन्फेक्शन, निमोनिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक डिसएरिथमियाज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। इन्फेक्शन, निमोनिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक डिसएरिथमियाज। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक से पहचाना है। स्मोकिंग जो पेशेंट रहता है, स्मोक जो होता है वो बेसिकली किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को। किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को। तो पेशेंट के लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में, तो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन की संभावना सबसे ज्यादा है पेशेंट के अंदर, और यहाँ पे पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन एकमात्र है बी, निमोनिया। तो ये मरीज किसकी रिस्क पे रहेगा? निमोनिया की रिस्क के ऊपर। इन्फेक्शन, हाइपोटेंशन या कार्डियक एरिथमियाज का डायरेक्ट संबंध स्मोक से नहीं है, लंग्स का डायरेक्ट संबंध स्मोक से है, और इससे पेशेंट को निमोनिया डेवलप होने की संभावना रहती है पोस्ट ऑपरेटिवली। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निमोनिया। ए फिजियोलॉजिकल रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी इज। प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी की वजह से कौन सी फिजियोलॉजिकल रिस्क जो है वो मरीज के साथ में एसोसिएटेड हो जाती है लंबे समय तक इमोबिलाइज होने के कारण? प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी जो है कौन सी रिस्क पैदा करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर? प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी कॉज विच टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्क? फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, सेकंड है डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड, थर्ड है डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, फोर्थ वन है इंक्रीज हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। फिजियोलॉजिकल रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, खोटे जवाब, खोटे जवाब। कैल्शियम डिक्रीज लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, ऐसे नहीं होता है। प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी की वजह से बोन रिजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होने की जगह क्या होता है? इंक्रीज। बोन का मिनरलाइजेशन डिक्रीज होता है, बोन का रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। बोन का रिजॉर्प्शन का मतलब होता है बोन में से कैल्शियम का लॉस होना और हड्डी का कमजोर होना। तो कमजोर होने का प्रोसेस बढ़ जाता है, न कि घटता है, इसलिए एक खोटा जवाब है। जब हड्डी में से कैल्शियम बाहर आ जाएगा तो कैल्शियम कहाँ आएगा? सीरम में। तो सीरम में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होने की जगह क्या हो जाता है? इंक्रीज। हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है बेड रिडन मरीज के अंदर। बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है, हड्डी में से कैल्शियम खाली हो जाता है, ब्लड में आ जाता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी की वजह से। और प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी की वजह से जब हड्डी ढंग से काम नहीं करती, हड्डी खाली हो गई है, एरिथ्रोपोएसिस ढंग से नहीं होगा, हिमेटोपोएसिस ढंग से नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ढंग से नहीं होगा। तो ये इंक्रीज होने की जगह हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, एनीमिया देखने को मिलता है प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी की वजह से। तो ए, सी और डी यहाँ पे जवाब बन नहीं सकते, तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, कि डिक्रीज हो जाता है कार्डियक वर्कलोड, है ना। प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी वाले मरीज में कार्डियक वर्कलोड जो है वो डिक्रीज हो जाता है, स्लो हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बी। ए, सी और डी खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितना सारथी बनते हैं। आई डोंट नो ये आप लोग समझ पा रहे हैं इस बातों को कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का फर्ज है, और आपको समझ में आए तो बढ़िया, कि आपका ये फर्ज बनता है, ये मोरलिटी बनती है कि एक इंसान 50 लोगों तक अप्रोच करे इस वीडियो लेक्चर को, क्योंकि ये कंटेंट सिलेक्टेड कंटेंट है और इस कंटेंट के सहारे कई लोग अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूं। और इसके लिए आप लोगों को हेल्पिंग हैंड की तरह काम करना पड़ेगा। देखिएगा, एक बार ईमानदारी से अपने अंदर के मोरलिटी को जगाइए और एक बार कोशिश करिए ना, कितने लोगों तक आप अप्रोच करते हैं। देखिएगा, कोई एक इंडिविजुअल मिनिमम लोगों तक अप्रोच होता है, मैं अकेला हूं, मिनिमम लोगों तक अप्रोच कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग अप्रोच करेंगे, हर इंडिविजुअल अप्रोच करेगा, तो डेफिनेटली हम कड़ी से कड़ी जोड़कर मैक्सिमम लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचा पाएंगे। उस दिन हम अपने एक्चुअल पर्पज को पूरा कर पाएंगे और अपने लाइफ में उस मुकाम को अचीव कर पाएंगे और कई लोगों को तो उस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे जिसका सपना हमने जिंदगी में देखा है, और उसी सपने को पूरा करने में हम लगे हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा करिएगा, एक बार करके देखिए, अच्छा लगता है। मिलते हैं दोबारा
नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ नई एनर्जी के साथ में, नए दिन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और लोगों को लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहिए। जय श्री कृष्ण।